तो आज हम शरीर के उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की पड़ताल करने वाले हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं हैं। जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा शैक्षिक वीडियो का सार है और हमारा मिशन है कि हम इसे सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि ये महसूस करें कि हमारा शरीर अंदर से कितना शानदार बना हुआ है। सही कहा। ऊतक मतलब कोशिकाओं का वो समूह जिनकी बनावट और काम दोनों एक जैसे होते हैं। और जंतुओं में मतलब हम में मूल रूप से 4 ही तरह के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो एक एक करके इन पर बात करते हैं। चलिए उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू से शुरू करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपकी होती हैं, उनके बीच कोई खाली जगह ही नहीं होती। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसका मुख्य काम ही है सुरक्षा देना। यह हमारे शरीर का कह सकते हैं एक तरह का सुरक्षा कवच है। यह हमारे सारे अंगों को ढकता है और शरीर के अंदर की जो खाली जगह हैं, कैविटीज, उनको भी लाइन करता है। मतलब ये शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है। बिल्कुल, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वीडियो में कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हमारी त्वचा, मुंह के अंदर की परत। हाँ, और रक्त वाहिकाएं, फेफड़ों की छोटी छोटी हवा की थैलियां जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। अच्छा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना? उपकला ऊतक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल, कोशिकाओं के आकार और उनकी परतें कितनी हैं इस आधार पर स्रोत में 6 प्रकार बताए गए हैं। तो उन पर एक नजर डालते हैं। पहला है सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस, ये बहुत पतली और चपटी कोशिकाएं होती हैं। ये वहां पाई जाती हैं जहां चीजों का तेजी से लेन देन होना है, जैसे फेफड़ों की वही हवा की थैलियां जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से आर पार जाना होता है। अच्छा, तो ये एक पतली दीवार की तरह है ताकि गैस से आसानी से गुजर सके। एकदम सही। और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये असल में सिंपल स्क्वैमस की ही कई सारी परतें हैं, एक के ऊपर एक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी त्वचा है। जाहिर है, सुरक्षा के लिए तो कई परतें चाहिए होंगी। अगर ऊपर की कुछ परतें घिस भी जाएं, तो नीचे की परतें सुरक्षा के लिए मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब तीसरे पर आते हैं, कॉलमनर, खंभे जैसी कोशिकाएं। हाँ, लंबी स्तंभ जैसी। ये हमारे पेट और आंत की अंदरूनी परत में होती हैं। तो इनका मुख्य काम पोषक तत्वों को सोखना यानी अवशोषण करना। बिल्कुल। और फिर आता है सिलिएटेड कॉलमनर। मतलब इन खंभे जैसी कोशिकाओं के ऊपर धागे जैसी कोई चीज होती है, सीलिया। हाँ, ये सीलिया लगातार हिलते रहते हैं और हमारे श्वसन पथ में बलगम यानी म्यूकस को आगे धकेलने में मदद करते हैं। अच्छा, वही बलगम जो धूल और गंदगी को फंसा लेता है। हाँ, तो ये शरीर का अपना सफाई का सिस्टम है। कमाल है। और फिर है क्यूबॉइडल, घन के आकार की कोशिकाएं। ये किडनी की नलिकाओं और लार ग्रंथियों में होती हैं। इनका काम है सहारा देना। और आखिरी ग्लैंडुलर ऊतक। ग्लैंडुलर ऊतक जैसा नाम से ही जाहिर है, ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स बनाता है और ये अलग अलग पदार्थ स्राव करता है, मतलब सीक्रेट करता है। तो हमारी ग्रंथियां असल में इसी ऊतक का एक बदला हुआ रूप है। बहुत बढ़िया। तो ये था उपकला ऊतक। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये चीजों को जोड़ता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? उपकला ऊतक के ठीक उल्टा यहाँ कोशिकाएं ढीली ढाली होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर। तो फिर ये आपस में जुड़ी कैसे रहती है? वो एक पदार्थ में धंसी होती हैं जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और यही मैट्रिक्स इस ऊतक की असली पहचान है। मैट्रिक्स कैसा है, तरल है, जेली जैसा है या ठोस है, यही तय करता है कि वो संयोजी ऊतक क्या काम करेगा। स्रोतों में 2 बहुत ही अलग उदाहरण हैं, रक्त और हड्डी। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। एक तरल है, दूसरा पत्थर जैसा ठोस। ये दोनों एक ही प्रकार के ऊतक कैसे हो सकते हैं? समानता वही मैट्रिक्स है। रक्त में कोशिकाएं जैसे लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा नाम के एक तरल मैट्रिक्स में तैरती हैं। अच्छा। और ये तरल मैट्रिक्स ही इसे एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हड्डी में कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस से बने एक बहुत ही कठोर ठोस मैट्रिक्स में फंसी होती हैं, जो उसे शरीर का ढांचा बनाने की ताकत देता है। बिल्कुल एक ही सिद्धांत, लेकिन मैट्रिक्स के बदलने से काम पूरी तरह बदल गया। ये तो सच में अद्भुत है। इसके और क्या-क्या रूप हैं? एक और दिलचस्प रूप है उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज? हाँ,
इसका मैट्रिक्स ठोस है पर लचीला है, जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा या नाक की नोक। अच्छा, जैसे हम मोड़ सकते हैं पर वो टूटता नहीं। हाँ, ये हड्डियों के जोड़ों के बीच एक कुशन की तरह भी काम करता है, ताकि दौड़ते भागते समय हड्डियां आपस में घिसे नहीं। ये शरीर का अपना शॉक एब्जॉर्बर है। और वीडियो में वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू का भी जिक्र है। एडिपोज टिश्यू, जहां हमारे शरीर में वसा यानी फैट जमा होता है। ये हमारी त्वचा के नीचे और अंगों के बीच में होता है ना? हाँ, और ये सिर्फ एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये एक इंसुलेटर का काम भी करता है। इंसुलेटर मतलब ये शरीर की गर्मी को अंदर ही रोक कर रखता है, उसे बाहर जाने से रोकता है। यही वजह है कि मोटे लोगों को ठंड थोड़ी कम लगती है। वाह। और आखिरी है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक एक तरह का फिलर है। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त वाहिकाओं के आसपास खाली जगह को भरता है, और इसका एक बहुत जरूरी काम है क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करना। ठीक है, तो अब हमारे शरीर की इमारत में बाहरी दीवारें यानी उपकला ऊतक और अंदर का ढांचा और कनेक्शन यानी संयोजी ऊतक दोनों तैयार हैं। लेकिन ये सब अभी भी स्थिर है, इसे हरकत कौन देगा? सही सवाल। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा सुपर टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। ये लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें पेशी फाइबर या मसल फाइबर कहते हैं। और स्रोत में एक खास प्रोटीन का जिक्र है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हाँ, संकुचनशील प्रोटीन। इन्हीं की वजह से मांसपेशियां सिकुड़ और फैल सकती हैं, और यही हर तरह की गति का आधार है। वीडियो इसे 3 प्रकारों में बांटता है, और मुख्य फर्क इस बात पर है कि हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। पहला है स्केलेटल मसल यानी कंकालीय पेशी। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। हाँ, और ये ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी। मतलब हम अपनी इच्छा से इसे हिला सकते हैं। हाथ उठाना, चलना, दौड़ना, ये सब इसी से होता है। और दूसरा है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल। ये अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी होती हैं, जैसे हमारी आंतों की मांसपेशियां। हम पाचन को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हृदय पेशी, कार्डियक मसल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में पाई जाती है। ये भी अनैच्छिक है, और इसकी खासियत ये है कि ये जीवन भर बिना थके एक लय में काम करती रहती है। एक अविश्वसनीय मशीन। सच में। तो अब हमारे शरीर की इमारत में दीवारें हैं, ढांचा है, और उसे हिलाने डुलाने के लिए मोटरें भी लग गई हैं। लेकिन इस पूरी मशीनरी को नियंत्रित कौन करेगा? कमांड सेंटर कहाँ है? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी ऊतक आता है, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ये शरीर का संचार नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो मस्तिष्क से सिग्नल पूरे शरीर में पहुंचाता है और शरीर से वापस मस्तिष्क तक लाता है। बिल्कुल। ये न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाओं से बना है, और इसका काम है बहुत तेजी से संदेश भेजना और प्राप्त करना। मान लीजिए आपने गलती से किसी गर्म चीज को छू लिया। आपकी त्वचा में मौजूद नर्वस टिश्यू तुरंत दर्द का सिग्नल रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक भेजता है, और वहां से तुरंत हाथ की मांसपेशियों को सिग्नल मिलता है कि हाथ हटाओ। और ये सब पलक झपकने से भी कम समय में होता है। तो सोचना, महसूस करना, याद रखना, हिलना डुलना, ये सब इसी नेटवर्क की वजह से संभव है। बिल्कुल। ये शरीर का अपना इंटरनेट है। ये बाकी तीनों ऊतकों के काम में तालमेल बिठाता है। इसके बिना बाकी सब कुछ सिर्फ हिस्सों का एक ढेर होता, एक जीवित शरीर नहीं। तो संक्षेप में कहें तो हमारे शरीर में ये 4 मुख्य प्रकार के ऊतक हैं। उपकला ऊतक जो ढकता है और सुरक्षा देता है। हाँ, संयोजी ऊतक जो जोड़ता है और सहारा देता है। सही है। पेशिया ऊतक जो गति देता है। और तंत्रिका ऊतक जो संचार करता है और सब कुछ नियंत्रित करता है। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है वो ये है कि कैसे हर ऊतक की संरचना उसके काम के लिए एकदम सटीक है। हाँ, ये अद्भुत है। सुरक्षा के लिए कसकर बंधी कोशिकाएं, कनेक्शन के लिए मैट्रिक्स में फैली कोशिकाएं, गति के लिए लंबे फाइबर और संचार के लिए लंबे तार जैसे न्यूरॉन्स। ये सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। बहुत बढ़िया। अब आज के लिए हमारा अंतिम विचार। स्रोत में उल्लेख किया गया था कि एरियोलर ऊतक दूसरे ऊतकों की मदद करता है। यह हमें आधुनिक विज्ञान की एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र की ओर ले जाता है, टिश्यू इंजीनियरिंग और पुनर्योजी चिकित्सा। हम शरीर के अपने मरम्मत तंत्र से क्या सीख रहे हैं?
ताकि उन चोटों और बीमारियों का इलाज किया जा सके जिन्हें कभी स्थायी माना जाता था। क्या होगा अगर हम किसी भी ऊतक को, चाहे वो दिल की क्षतिग्रस्त मांसपेशी हो या रीढ़ की हड्डी की कोई चोट, उसे खुद को पूरी तरह से ठीक करने का निर्देश दे सकें?